रात के ठीक 1 बजे थे। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा था, जिसे शहर की दूर की हल्की आवाजें भी तोड़ नहीं पा रही थी। ऐसे सन्नाटे में जहां हवा भी थम सी गई थी, 2 धड़कते दिल एक बड़े फैसले पर अमल करने जा रहे थे। कमरे की हल्की सी रोशनी में आर्यन 23 ने आखिरी बार अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी। उसने धीरे से अपने सामने खड़ी साक्षी 22 का हाथ थामा। दोनों ने शादी करने का फैसला किया था, लेकिन उनके परिवार इस रिश्ते के खिलाफ थे। आज रात वे अपने अपने घरों से भागकर अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाले थे। साक्षी के चेहरे पर डर और रोमांच का अजीब मिश्रण था। उसकी बड़ी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी, जैसे उसे किसी के जगने का डर हो। आर्यन, सब ठीक तो होगा ना? साक्षी ने फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी आवाज डर के मारे कांप रही थी। आर्यन ने उसके हाथ को कसकर दबाया। हाँ साक्षी, हमने सब प्लान कर लिया है, सब ठीक होगा, बस अब कोई आवाज नहीं, यहां से निकलना है। उन्होंने अपने छोटे छोटे बैग उठाए। आर्यन ने धीरे से दरवाजे की कुंडी खोली। कुंडी से हल्की सी चर्राहट की आवाज आई, जो उस सन्नाटे में किसी धमाके जैसी। दोनों का दिल जोर से धड़का। वे तुरंत रुक गए और दरवाजे के पास खड़े हो गए। कुछ देर के लिए अपनी सांसें रोक ली। जब उन्हें यकीन हो गया कि कोई नहीं जागा, तो वे दबे पांव परछाइयों में छिपते हुए घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल आए। सड़क और काली परछाई। जैसे ही वे गली में पहुंचे, उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि रात कितनी गहरी और भयानक हो सकती है। बिजली की बत्ती दूर दूर थी और उनकी पीली रोशनी भी गली के अंधेरे को पूरी तरह से मिटा नहीं पा रही थी। सड़कों पर एक भी आदमी नहीं था और कुत्ते भी भौंक नहीं रहे थे, जैसे वे भी इस रात की खामोशी से डर गए हों। आर्यन ने अपनी बाइक को गली के कोने पर खड़ा किया हुआ था। जैसे ही वे बाइक की ओर बढ़ने लगे, साक्षी को लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। क्या हुआ? आर्यन ने पूछा। कुछ नहीं, बस लगा कि कोई खिड़की से झांक रहा है, साक्षी ने कहा। उसका गला सूख गया था। आर्यन ने उसे दिलासा दिया। सिर्फ तुम्हारा वहम है, जल्दी करो, हमें यहां से दूर निकलना है। वे बाइक पर बैठे और आर्यन ने इंजन स्टार्ट किया। इंजन की आवाज अचानक बहुत तेज लगी। वे तेजी से मुख्य सड़क की ओर बढ़ गए। जब वे शहर के बाहरी इलाके की तरफ जाने वाली सुनसान सड़क पर पहुंचे, तो अंधेरा और भी घना हो गया। सड़क के दोनों ओर पुराने और ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखें ऊपर हवा में मिलकर एक डरावनी छत बना रही थी। अचानक साक्षी को बाइक के पीछे एक काली धुंधली परछाई महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत ऊंचा व्यक्ति उनके पीछे दौड़ रहा हो। आर्यन, पीछे देखो, साक्षी चिल्लाई। आर्यन ने तुरंत पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। सड़क बिल्कुल खाली थी। क्या हुआ साक्षी, तुम डर रही हो? साक्षी कांपते हुए बोली। नहीं, मुझे सच में लगा कोई हमारा पीछा कर रहा था। उसकी आंखें लाल थीं। आर्यन ने बाइक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि सड़क के किनारे के पेड़ ज्यादा ही नजदीक आ रहे हैं। वे एक भयानक खंडहर के पास से गुजरे, जहां एक पुराना परित्यक्त घर था जो वर्षों से बंद पड़ा था। जैसे ही वे उस घर के पास से गुजरे, बाइक का इंजन अचानक बंद हो गया। अरे, ये क्या हुआ? आर्यन ने घबराकर कहा। उसने बार बार किक मारी, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। साक्षी ने डर के मारे आर्यन की टी-शर्ट कसकर पकड़ ली। प्लीज आर्यन, जल्दी कुछ करो, मुझे यहाँ बहुत अजीब लग रहा है। तभी दोनों ने सुना कि उनकी ही बाइक के पीछे से एक धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज आई। तुम भाग नहीं सकते। यह आवाज बहुत ठंडी और खोखली थी, जैसे जमीन के अंदर से आ रही हो। आर्यन और साक्षी ने डर के मारे एक दूसरे को देखा। उनका दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि उन्हें लगा कि वह आवाज भी सन्नाटे में सुनाई दे रही होगी। आर्यन ने कांपते हाथों से अपनी टॉर्च निकाली और पीछे की ओर चमकाई। टॉर्च की कमजोर रोशनी में उन्होंने देखा कि उनकी बाइक के पिछले पहिए के पास जमीन पर गीली चिपचिपी मिट्टी के धब्बे थे, जबकि सड़क बिल्कुल सूखी थी। और फिर खंडर वाले घर से आवाज आई। दरवाजे पर किसी ने धीमे से लेकिन पूरी ताकत से 3 बार दस्तक दी। ठक ठक ठक। दस्तक की आवाज इतनी भयानक थी कि साक्षी के मुंह से चीख निकल गई, जिसे आर्यन ने अपने हाथ से दबा दिया। हमें यहां से पैदल भागना होगा, आर्यन ने फुसफुसाया। वे बाइक को वहीं छोड़कर जंगल की ओर जाने वाले एक छोटे से रास्ते पर भागने लगे, जो उनके प्लान का हिस्सा नहीं था। जैसे ही वे जंगल के रास्ते पर भागे, वहां का अंधेरा और भी ज्यादा काला था।
ऐसा लगा जैसे हवा में अचानक ठंडक बढ़ गई हो और एक भयानक दुर्गंध उनके नथुनों से टकराई, सड़ी हुई पत्तियों और पुरानी सड़ी हुई मांस की गंध। साक्षी को लगा जैसे उसके कान के पास कोई फुसफुसा रहा हो। उसे लगा कि कोई उसके नाम से बुला रहा है, लेकिन आवाज इतनी विकृत थी कि वे पहचान नहीं पाई। छोड़ दो उसे, वह मेरी है, दाद। आर्यन को अचानक लगा जैसे उसके सिर के पीछे किसी ने जोर से वार किया हो। उसे चक्कर आने लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। साक्षी ने घबराकर आर्यन को उठाने की कोशिश की। तभी उसने देखा कि आर्यन के ठीक ऊपर पेड़ की एक मोटी डाल पर एक आकृति लटकी हुई थी। वह एक इंसान जैसा दिखता था, लेकिन उसके शरीर की बनावट भयानक रूप से टेढ़ी मेढ़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं और उसका मुंह एक भयानक लंबी मुस्कान में खुला हुआ था, और उसके पैरों के पास जो जमीन से बस कुछ ही इंच ऊपर थे, उसकी ही घड़ी टिकी हुई थी। वही घड़ी जो आर्यन की कलाई पर होनी चाहिए थी, और वह घड़ी उल्टी दिशा में तेज चल रही थी। साक्षी ने डर के मारे आंखें बंद कर ली और चिल्लाने लगी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह आकृति गायब थी, लेकिन तभी उसने देखा कि आर्यन का चेहरा पीला पड़ गया है। उसकी सांसें धीमी हो रही थी। आर्यन ने कांपते हुए हाथ से साक्षी के गाल को छुआ। साक्षी, मैं शायद हम। उसकी आवाज बीच में ही रुक गई। उसकी आंखें खुली रह गई, लेकिन उनमें अब कोई चमक नहीं थी। आर्यन की आत्मा ने उसका शरीर छोड़ दिया था। साक्षी वही जमीन पर गिर गई। वह रो नहीं रही थी, बल्कि वह चीख रही थी। उसकी चीखें जंगल के सन्नाटे में गूंज उठी। उसने अपने प्यार को खो दिया था, और वह भी मौत के ऐसे भयानक रूप से। अगले दिन सुबह जब सूरज की पहली किरणें जंगल के पत्तों से छनकर जमीन पर आईं, तो गांव के कुछ लोगों ने सड़क के पास एक टूटी हुई बाइक देखी। थोड़ी देर बाद उन्हें जंगल के रास्ते पर एक लड़के की लाश मिली। उसकी लाश के पास एक लड़की साक्षी बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें सूजी हुई थी, और वह जमीन पर पड़े आर्यन के बेजान शरीर को देख रही थी। वह बिल्कुल शांत थी, जैसे उसे कोई सदमा लगा हो। जब लोगों ने उसे उठाया तो उसने किसी से बात नहीं की। वह बस एक ही बात को दोहरा रही थी, एक भयानक फुसफुसाहट में, 1 बजे मत भागना, 1 बजे वह आता है। पुलिस ने इसे एक दुर्घटना माना, एक सड़क दुर्घटना जिसमें कुछ पता नहीं चला। लेकिन साक्षी जानती थी, उसने मौत को देखा था। उसने महसूस किया था कि जब प्यार को जबरदस्ती छीनने की कोशिश की जाती है, तो रात का अंधेरा भी उन्हें अपने शिकंजे में ले लेता है। और आज भी उस सुनसान सड़क के किनारे रात के 1 बजे कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें एक पुरानी बाइक के इंजन की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद एक भयानक ठंडी हंसी गूंजती है। जब गांव वालों और पुलिस ने साक्षी को आर्यन के बेजान शरीर के पास से उठाया, तो वह एक जीवित पुतले जैसी थी। उसके चेहरे पर न आंसू थे, न कोई अभिव्यक्ति। वह पूरी तरह से सुन्न हो चुकी थी। पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया, लेकिन डॉक्टर जानते थे कि उसके शरीर से ज्यादा उसकी आत्मा घायल हुई थी। पुलिस ने उससे आर्यन की मौत के बारे में जानने की कोशिश की। इंस्पेक्टर, बेटी, बताओ क्या हुआ था? तुम दोनों बाइक पर थे? क्या कोई गाड़ी टकराई थी? साक्षी ने खाली नजर से इंस्पेक्टर को देखा और धीरे से अपने होंठ खोले। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी, लगभग फुसफुसाहट जैसी। साक्षी, टक्कर नहीं, वह आया था। इंस्पेक्टर, कौन आया था? क्या तुम दोनों का किसी से झगड़ा हुआ था? साक्षी, जिसकी आंखें सफेद थी, उसने घड़ी रोक दी। पुलिस को लगा कि सदमे के कारण साक्षी मानसिक रूप से अस्थिर हो गई है। उसकी बातों को अति भावनात्मक सदमे, अक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर का नतीजा मानकर उन्होंने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने केस को रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मौत, डेथ इन मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस के रूप में दर्ज किया, जिसमें किसी बाहरी हमले का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं था। जब साक्षी के परिवार को यह दुखद खबर मिली, तो वे तुरंत अस्पताल पहुंचे। उनका गुस्सा और दुख मिलकर एक भयानक रूप ले चुका था। साक्षी की मां ने रोते हुए उसे गले लगाया, लेकिन उसके पिता, जो इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे, ने उसे दूर धकेल दिया। पिता, यह सब तुम्हारी जिद का नतीजा है। आधी रात को घर से भागना,
क्या जरूरी था अपनी मर्जी चलाना? तुमने यह सब खुद पर और हम पर लाया है। साक्षी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसे न तो अपने पिता के गुस्से का एहसास हो रहा था, न अपनी मां के दर्द का। उसके लिए दुनिया उसी पल खत्म हो गई थी जब उसने आर्यन को आखिरी सांस लेते देखा था। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद साक्षी अपने घर वापस आ गई, लेकिन अब वह पुरानी साक्षी नहीं थी। वह हर समय चुप रहती थी, अंधेरे कोनों में बैठती थी और रात के 1 बजे वह अचानक उठकर कांपने लगती थी। वह कभी नहीं भूली कि उस रात जंगल में क्या हुआ था। उसे यकीन था कि आर्यन किसी दुर्घटना से नहीं मरा था। उसे किसी भयानक शक्ति ने छीन लिया था जो नहीं चाहती थी कि उनका प्यार सफल हो। समय के साथ साक्षी एक अलग ही दुनिया में जीने लगी। वह अब न तो किसी पर विश्वास करती थी, न ही प्यार के बारे में बात करती थी। उसका जीवन बस एक ही खौफनाक याद के इर्द गिर्द घूमता रहा। रात के 1 बजे का गहरा सन्नाटा और एक काली परछाई। क्या आप जानना चाहेंगे कि आर्यन की मौत के बाद उस सुनसान सड़क पर क्या बदलाव आए?